नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कपिल सिक्का। स्वागत है आपका स्टडी आई क्यू एजुकेशन प्लेटफॉर्म में। जैसे एक न्यूज़ हमने इतने लंबे समय से देख रहे हैं कि स्टैन स्वामी जो है उनकी डेथ हो गई थी कस्टडी में। तो यहाँ पे बार बार एक क्वेश्चन उठाया जा रहा है कि क्या स्टेट और जुडिशरी ने उनको फेल कर दिया, क्या स्टेट और जुडिशरी की वजह से ये डेथ है, क्या इस डेथ को हम कस्टडियल डेथ में गिनेंगे। इनफैक्ट गवर्नमेंट का तो ये कहना है कि हमने सब कुछ अकॉर्डिंग टू लॉ किया था और ये जो डिटेंशन था ये एकदम वैलिड और लीगल था। लेकिन इसी के साथ साथ हर जगह से एक डिमांड आ रही है कि एक प्रॉपर जुडिशियल इंक्वायरी हो। स्टैन स्वामी, जिन लोगों ने स्टैन स्वामी को बिहाइंड द बार्स रखा था, एनआईए के जो यहाँ पे मेंबर्स थे, जो भी एनआईए के टीम थी, उनका इसमें क्या क्या रोल था, जुडिशरी का क्या रोल था, और इसके लिए बार बार एक डिमांड उठाई जा रही है। और साथ ही साथ जो इनके जेल इनमेट्स थे तलोजा जेल में, उन्होंने भी यही कहा है कि हम फास्ट एंड टू डेथ रखेंगे जब तक इन्हें जस्टिस नहीं मिलती। इनफैक्ट लास्ट अकाउंट अगर आप देखेंगे तलोजा जेल से, तो वहाँ ये कहा जाता है कि ऐसा स्टैन स्वामी ने लिखा था, कोर्ट को कहा था कि तलोजा जेल मुझे ऐसे ऐसे सिचुएशन में ले आई है जहाँ पे मैं खा नहीं सकता, मैं खुद वाटर ड्रिंक नहीं कर सकता, मैं वॉक नहीं कर सकता। मतलब मेरी जो सिचुएशन है, मेडिकल हालत है, वो बहुत ज़्यादा डिटेरियोरेट होती जा रही है। और साथ ही साथ हाल ही में इनको कोविड कॉन्ट्रैक्ट भी हुआ था, पार्किंसन डिजीज से पहले से प्रभावित थे। काफ़ी टाइम हम सुनते रहे कि इनको सिपर की ज़रूरत थी पानी पीने के लिए, क्योंकि खुद से पानी नहीं पी पा रहे थे। इनफैक्ट ये भी देखा जा रहा था कि जो जेल इनमेट्स थे, जो इनके साथी थे, वही इनके डे टू डे चोर्स में जेल में इनकी हेल्प कर रहे थे। तो क्या ऐसे में स्टेट की ड्यूटी नहीं बनती, एनआईए की ड्यूटी नहीं बनती, जुडिशरी की ड्यूटी नहीं बनती, ऐसे पर्सन को रिलीज कर दिया जाए? तो जानेंगे कि क्या क्या इसके पीछे के रीजंस हैं और कौन थे स्टैन स्वामी। साथ ही साथ यूनाइटेड नेशन की जो बॉडी है उसने क्यों एक्सप्रेस किया है शॉक, और बहुत ज़्यादा सैड वो रही है इस बात को लेके। यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स कमीशन ये कह रहा है कि ये जो पूरा का पूरा वाकया हुआ है, जो पूरा इंसिडेंट हुआ है, इसको लेके हम काफ़ी सैड हैं और डिस्टर्ब हैं, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि ऐसे प्री ट्रायल डिटेंशन में कोई पर्सन अगर बहुत लंबे समय से इलनेस का शिकार है, तो उसको राइट टू हेल्थ फैसिलिटीज़ या राइट टू लाइफ की फैसिलिटीज़ दे देनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें देखेंगे। पहले समझते हैं कि कौन थे फादर स्टैन स्वामी। देखिए, ट्राइबल राइट एक्टिविस्ट थे, पिछले 50 साल से झारखंड में थे। इनका नाम पहली बार नेशनल मीडिया में तब आया जब एल्गार परिषद केस में इनको 2017-18 में बुक किया गया। अभी हाल ही में इनके एक प्राइवेट हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट के टाइम डेथ हुई है। कहा जा रहा है 84 ईयर्स के पर्सन एक जेसुइट प्रीस्ट थे। जेसुइट एक क्रिश्चियनिटी का एक पार्ट है, जहाँ पे मिशनरीज जो है वो एजुकेशन को प्रमोट करते हैं अक्रॉस द वर्ल्ड। इनको हॉस्पिटलाइज किया गया था, ये वेंटिलेटर सपोर्ट पे थे, और इसी वेंटिलेटर सपोर्ट पे जब इनकी एक जुडिशियल प्रोसीडिंग्स चलनी थी जिसमें इन्हें बेल दी जाने की बात की जानी थी, उससे पहले ही इनको कार्डियक अरेस्ट से इनकी डेथ जो है वो डिक्लेयर कर दी गई। तो सोसाइटी ऑफ जीसस, जिसे जेसुइट सोसाइटी कहते हैं, इसके पार्ट थे। ये 1534 से ये सोसाइटी चलती आ रही है। रोम इटली में इसके हेडक्वार्टर्स हैं। इस सोसाइटी का अगर आप काम देखेंगे तो ये मिशनरी वर्क करती है, कैथोलिक रीइंकारनेशन के मिशन को आगे बढ़ाती है, जीसस के मिशन को, रोमन कैथोलिक के मिशन को आगे बढ़ाती है, एजुकेशन और स्कॉलरशिप जैसी चीज़ें प्रोवाइड करती है अनएजुकेटेड पॉपुलेशन को, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये इस तरह से हेल्प करने की कोशिश करती है, ऐसा इसकी वेबसाइट का कहना है। अगर आप स्टडी आईक्यू से हमसे जुड़ना चाहते हैं तो इन विभिन्न माध्यमों से हमसे जुड़ सकते हैं। मेरे जितने भी वीडियोस आते हैं इन सबके पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल @कपिल लाइव से आप डाउनलोड कर सकते हैं। आप मुझे @कपिल सिक्का ट्विटर हैंडल पे भी फॉलो कर सकते हैं। अब एक क्विक रिकैप करते हैं, कौन थे स्टैन स्वामी। फादर स्टैन स्वामी, स्टैन लॉर्डू स्वामी के नाम से इनको जाना जाता था। ये एक लंबे समय से झारखंड में रहने वाले ट्राइबल राइट एक्टिविस्ट थे। ये बेंगलुरु में भी रह चुके हैं, इंडियन सोशल साइंस इंस्टीट्यूट में भी पढ़ा चुके हैं। 84 ईयर्स के ये क्रिश्चियन प्रीस्ट थे जो ट्राइबल्स की हेल्प करते थे, लीगल अवेयरनेस जनरेट करते थे, एजुकेशन प्रमोट करते थे। इनको एनआईए ने चार्ज किया था भीमा कोरेगांव केस में 2018-2019 में। तब से इनके अरेस्ट की बात चल रही है। काफ़ी लंबे समय से अरेस्ट जो है वो इनका रुका हुआ था। फाइनली 2020 में इन्हें अरेस्ट किया गया। कहा जा रहा है कि इनके अरेस्ट के पीछे ऐसा जो क्रिटिक्स का कहना है कि इनके अरेस्ट के पीछे रीज़न था कि ये ट्राइबल्स की काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर रहे थे लीगल अवेयरनेस जनरेट करने में। ट्राइबल राइट एक्टिविस्ट थे। अब देखते हैं इनका काम क्या था। ट्राइबल राइट एक्टिविस्ट थे। इन्होंने जितनी भी ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं झारखंड की, उनके लैंड, फॉरेस्ट और लेबर राइट्स के लिए काफ़ी आवाज़ उठाई है, काफ़ी बार वॉइस रेस की है। साथ ही साथ ये सरकार से हमेशा लड़ते रहे हैं 5th शेड्यूल के नॉन इम्प्लीमेंटेशन को लेके। 5th शेड्यूल एक इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके कॉन्स्टिट्यूशन का जो ट्राइबल राइट्स देता है। यूजुअली आपकी जो पंचायत हैं, जो ट्राइबल पंचायत हैं झारखंड, छत्तीसगढ़
ओडिशा, आंध्र प्रदेश जैसे एरियाज में, महाराष्ट्र जैसे एरियाज में। ट्राइब एडवाइजरी काउंसिल के सेटअप को लेके भी इनका बार बार सरकार से ये रिक्वेस्ट रही है कि ट्राइब्स को उनके राइट्स दे दिए जाएं, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स दे दिए जाएं। तो काफ़ी समय से काम करते आ रहे हैं। अब यहाँ पे स्वामी को जब अरेस्ट करने की बात की गई थी एनआईए द्वारा, तो एनआईए का ये कहना था कि इनका नाम एल्गार परिषद केस में, एल्गार परिषद की जो कॉन्फ्रेंस हुई थी वहाँ पे बाकी लोगों ने लिया है। मतलब ये भी इस भीमा कोरेगांव वायलेंस में इनका भी एक पार्ट रहा है। जबकि इनका ये कहना था, या फिर इनके साथियों का ये कहना था, कि पहली बार स्टैन स्वामी ने भीमा कोरेगांव का नाम ही उसी दिन सुना था जिस दिन वहाँ पे वायलेंस हुई थी। वो इस एरिया को जानते भी नहीं थे और वहाँ से के लोगों से इनका कोई ऐसा डायरेक्टली लेना देना नहीं था। जबकि एनआईए का ये कहना था कि उनके पास इस तरह के रिकॉर्ड्स हैं और वो प्रूव कर सकते हैं कि ये वहाँ पर हुई वायलेंस में इनडायरेक्टली शामिल थे, इनडायरेक्टली ये भी उसका एक पार्ट थे। अब इसके अलावा काफ़ी समय से सरकार को चैलेंज करते आए हैं ट्राइबल अरेस्ट को लेके। हाई कोर्ट में कई पीआई इन्होंने फाइल किए हैं, झारखंड हाई कोर्ट में, जहां पे इन्होंने अंडर ट्रायल जो ट्राइबल प्रिजनर्स हैं, जो जिन पर नक्सल का लेबल लग गया है, उनके राइट्स के लिए लड़ते आए हैं, उनके ट्रायल के प्रोसेस को स्मूथ करने के लिए और फास्ट करने के लिए लड़ते हैं। ऐसा कहा जाता है झारखंड की जेलों में बहुत सारे यूथ ऐसे बंद हैं जिनको नक्सलिज्म के टैग डाल के अंदर उनको जेल में रखा हुआ है, लेकिन अभी तक उनका ट्रायल बिगिन नहीं हुआ है। वो अंडर ट्रायल हैं, उनके राइट टू लाइफ जो है इन्फ्रिंज हो रहा है। ऐसे ही लोगों के लिए ये काम करते आए हैं। साथ ही साथ जुडिशल कमीशन की भी इन्होंने बात की है। स्टेट गवर्नमेंट से कितनी बार कहा था कि आप एक जुडिशल कमीशन रखिए, एक जुडिशल कमीशन बनाइए जो इन्वेस्टिगेट करे कि ट्रायल प्रोसेस स्लो क्यों है। अगर उन पर्सन्स के खिलाफ प्रूफ है स्टेट पुलिस के पास तो उनको ट्राई करो और आगे उनको सजा दो, और अगर प्रूफ नहीं मिल रहा तो उनको छोड़ दो। सिर्फ इतना ही इनका कहना था झारखंड की गवर्नमेंट से। इसी के साथ साथ इन्होंने लैंड बैंक्स को भी अपोज किया है। जिस तरह से गवर्नमेंट बड़े बड़े लैंड बैंक प्रोजेक्ट्स वहां लेके आ रही है और ट्राइबल लैंड लेके उसको इंडस्ट्रीज को दे रही है, उसके अगेंस्ट भी ये काफ़ी लंबे समय से रहे हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि ट्राइबल्स जो हैं वो जंगल और ज़मीन के लिए हमेशा से लड़ते आए हैं, और वही रीज़न था कि उसी लड़ाई में ये भी उनका साथ दे रहे थे। कहा जाता है कि बहुत ही डिसेंटिंग वॉइस थे ये ट्राइबल राइट्स को। पिछले 50 साल से झारखंड में काफ़ी एक्टिव थे ट्राइबल राइट्स को लेके। बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन वहाँ देखा गया है, पेसा का वहाँ पे जो वायलेशन है या नॉन इम्प्लीमेंटेशन देखा गया है, और उसी पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरियाज के इम्प्लीमेंटेशन को लेके बहुत ज़्यादा वोकल थे। और यही बात कही जाती है कि शायद सरकार इनसे इन्हीं बातों से नाराज़ भी थी। ये सारी अलग अलग साइड के फैक्ट्स हैं, हमें दोनों साइड के फैक्ट्स जानने ज़रूरी हैं। तो अब यहाँ पे हमारा जो पॉइंट आता है कि क्यों ये जेल में थे। वो ट्राइबल राइट एक्टिविज्म अलग बात है, जेल जाना क्यों पड़ा। और एल्गार परिषद जो कि झारखंड से कितने हज़ार किलोमीटर दूर है, ऐसे पर्सन का जो 84 ईयर्स की एज थी, उनका इतने दूर हुए इंसिडेंट से क्या लेना देना, इसको आज हम अभी देखते हैं। देखो, एल्गार परिषद का जो इनका कनेक्शन था वो वायलेंस के बाद एनआईए को मिला, ऐसा एनआईए का कहना है। एल्गार परिषद की अगर हम थोड़ी सी हिस्ट्री देखें तो 2017 31 दिसंबर को ये एल्गार परिषद एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, जिसमें 1 जनवरी को भीमा कोरेगांव में जो महार कम्युनिटी है उनको अपने राइट्स के लिए वहां जाना था। उनको सेलिब्रेट करना था 200 साल की मराठा एंग्लो वॉर को, 200 साल पुरानी मराठा एंग्लो वॉर को। अब ऐसे में पुलिस को 2018 में पुणे पुलिस को फादर स्टैन स्वामी का नाम मिला। उन्होंने उनको एज एक्यूज एफआईआर में फाइल किया। झारखंड में रांची में उनके रेजिडेंस पे रेड की गई। बॉम्बे हाईकोर्ट ने एफआईआर जो है क्वैश करने से मना कर दिया। वो बॉम्बे हाई कोर्ट गए एफआईआर क्वैश करवाने के लिए। उन्होंने कहा कि मेरा इसमें कोई लेना देना नहीं है, मैं जानता नहीं इस पूरे प्रकरण को, यहाँ पे सब क्या हुआ। लेकिन बॉम्बे हाई कोर्ट ने ये कहा, देखो हम एफआईआर क्वैश नहीं करेंगे, एनआईए को पुणे पुलिस को अपना काम करने दो। अभी तक एनआईए के पास नहीं गई थी ये पूरी की पूरी इन्वेस्टिगेशन। तो लेकिन हाँ, उनको प्रोटेक्शन दे दिया गया, उनकी एज को देखते हुए उनको ये प्रोटेक्शन दे दिया गया कि आपको अरेस्ट नहीं करेंगे, आप अपने झारखंड में रहो, रांची में रहो, बस पुलिस को सपोर्ट करते रहो, जो जो एविडेंसेस की जरूरत हो उनको समय समय पे बताते रहो, जैसा इन्वेस्टिगेशन की रिक्वायरमेंट है। हाईकोर्ट ने स्टेट को ये कहा, पुलिस को कहा कि जो भी फादर स्टैन स्वामी के अगेंस्ट आपके पास एविडेंसेस हैं उसको आप हमें ला के दीजिए। ऐसा काफ़ी लंबे समय तक पुणे पुलिस ने नहीं किया, उनको कोई एविडेंसेस नहीं मिले, वो नहीं एविडेंसेस बटोर पाई। लेकिन मीनवाइल क्या हुआ कि एनआईए को प्रोब दे दी गई, और जैसे एनआईए को प्रोब मिली 25 जनवरी 2020, उसी साल एनआईए ने 2020 के अक्टूबर में फादर स्टैन स्वामी को अरेस्ट करके महाराष्ट्र की तलोजा जेल में उनको एज अंडर ट्रायल रख दिया।
अब इसी के चलते सारी जो क्राइसिस है, सारी जो प्रॉब्लम है वो स्टार्ट हुई। यहाँ पे एनआईए का ये क्लेम था कि 8 लाख रुपए इन्होंने लिए हैं किसी कॉमरेड मोहन से, जिससे कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया माओइस्ट, सीपीआई माओइस्ट की एक्टिविटीज को फैला सके। आपको पता होगा सीपीआई माओइस्ट जो है वो एक बैंड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है हमारी कंट्री में, जो कभी कहा जाता है कि पॉलिटिकल मोटिव से आई थी, लेकिन टेररिज्म की तरफ उसका रुझान हो गया और वो इनफैक्ट बहुत लंबे समय से बैन चल रही है। इनफैक्ट जितनी भी माओइस्ट एक्टिविटीज़ हैं उसके पीछे यही ऑर्गेनाइजेशन जिम्मेदार बताई जाती है, तो इसको सरकार ने बैन किया हुआ है। तो ऐसा एनआईए का कहना था कि इनके लिंक्स मिले हैं हमें सीपीआई एम के साथ। लेकिन एक जो स्टैन स्वामी के लॉयर हैं उन्होंने ये बात रखी भी कि अगर आपको लिंक्स मिले हैं तो आपने अभी तक स्टैन स्वामी से कोई भी पूछताछ क्यों नहीं की, कभी कस्टडी क्यों नहीं ली। इनफैक्ट ये कहा जा रहा है कि जिस दिन इन्हें अरेस्ट किया गया सेम डे इनको जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया। दो तरह से कस्टडी होती है, पुलिस को जब कोई इंटेरोगेशन करनी होती है, एनआईए को इंटेरोगेशन करनी होती है, तो वो जुडिशरी से कस्टडी मांग लेती है अंडर ट्रायल की। यहाँ पे फादर स्टैन स्वामी की कभी कस्टडी नहीं मांगी और एक भी बार उन्हें क्वेश्चन नहीं किया गया, उनसे क्वेश्चंस नहीं पूछे गए उनके इन्वॉल्वमेंट को लेके। उनको सीधा जेल भेज दिया गया, उनको सीधा जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया और तब से वो जेल में लैंग्विश हो रहे हैं। कई बार उन्होंने बेल के एप्लीकेशन को दिया और बार बार कोर्ट जो है उसको रिजेक्ट करता आया, क्योंकि एनआईए जो है उस बेल को अपोज कर रही थी। यूजुअली क्या होता है कि अगर एक स्टेट जो है, स्टेट एजेंसी जो है वो किसी अंडर ट्रायल की टेररिस्ट की या फिर किसी ऐसे पर्सन की जो नेशनल सिक्योरिटी लॉ में, इनको यूएपीए के अंडर चार्ज किया गया था, नेशनल सिक्योरिटी लॉ में अगर किसी को चार्ज किया जा रहा है तो एनआईए उसकी बेल को रिजेक्ट कर सकती है, जो गवर्नमेंट एजेंसी है वो रिजेक्ट कर सकती है। और यही एनआईए करती आ रही थी, एनआईए बार बार इनकी बेल को रिजेक्ट करती आ रही थी, इसलिए स्पेशल एनआईए कोर्ट जो है वो बेल नहीं दे रहे थे। इनफैक्ट मेडिकल बेल भी नहीं दी गई कितने लंबे समय तक। इनको सिपर की जरूरत रही, जब ये पानी खुद से नहीं पी पा रहे थे पार्किंसन डिजीज के चलते, तो जेल अथॉरिटी से बोला गया कि इनको सिपर या फिर स्ट्रॉ जैसी चीज़ें प्रोवाइड की जाएं जिससे ये पानी को पी पाएँ। लेकिन ऐसा जेल अथॉरिटीज़ ने कहा कि हमारे पास ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं है कि हम इस तरह की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करें, हम एक पर्सन के लिए एक्सेप्शन नहीं बनेंगे, आप कोर्ट से लिखवा लो, कोर्ट अगर बोल देगा तो हम ऐसा कर देंगे। काफ़ी लंबे समय तक ये जद्दोजहद चलती रही। कहा जाता है कि 7-8 हफ्ते के बाद इन्हें सिपर की फैसिलिटी प्रोवाइड की गई। तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम थी। इनफैक्ट एनआईए ने तो ये भी कह दिया था कि हमारे पास तो स्ट्रॉ और सिपर है ही नहीं, हम कहाँ से दें। ठीक है, तो ये ऐसी चीज़ें हैं जो अंडर ट्रायल के प्रिजनर्स के लिए ध्यान रखा जाना चाहिए। इतने बेसिक ह्यूमन राइट्स एक अंडर ट्रायल के भी होते हैं, ये हमें आर्टिकल 20 में मिलता है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे जो एक क्वेश्चन रेस करती हैं कि क्या ये एक ऐसा केस था जिसमें अननेसेसरी किसी एक ऐसे पर्सन को एक्यूज बनाया जा रहा था जिसका कोई लेना देना नहीं था। देखिए ये सारी चीज़ें तो बाद में पता चलेंगी, इस पर हम कुछ नहीं कह सकते, जुडिशरी जो है वो फाइनली बताएगी। लेकिन ऐसा जो क्रिटिक्स हैं वो कहते हैं। साथ ही साथ इनकी जो मेडिकल बेल है वो भी बार बार रिजेक्ट होती रही। लेकिन फाइनली जब बेल को लेके हाई कोर्ट गए तो हाई कोर्ट ने इनकी बेल पिटीशन के बारे में सुना। बेल पिटीशन के लिए हाई कोर्ट रेडी था कि इनको मेडिकल बेल दे देनी चाहिए। लेकिन वहाँ पे इन्होंने ये कहा कि देखो मैं बेल नहीं चाहता हूँ, मतलब मैं मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं चाहता हूँ, मुझे आप फाइनल बेल दे के मेरे झारखंड भेज दो, मेरे कुछ दिन अब आखिरी के रह गए, मैं अपने दोस्तों के साथ अपने चर्च में स्पेंड करना चाहता हूँ, आपका जो इन्वेस्टिगेशन आप करते रहो, मुझे आप बेल दे के वहाँ भेज दो। ये बेल पे काफ़ी लंबे समय से बहस चल रही थी और इसी के चलते बार बार जो है वो बेल की एप्लीकेशन हाई कोर्ट जा रही थी। इनफैक्ट लास्ट टाइम जब मई 21 को इन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में कोर्ट को ये बताया कि मैं चल नहीं सकता, मैं खा नहीं सकता बिना किसी पर्सन के, और यहाँ पे जेल में कोई मेडिकल ऑफिशियल भी अवेलेबल नहीं है। कहा जा रहा है वहाँ पे उस जेल में डॉक्टर्स के नाम पे सिर्फ आयुर्वेदा डॉक्टर्स अवेलेबल थे जो आयुर्वेदा प्रैक्टिशनर्स हैं। तो इनकी प्रॉब्लम को देखते हुए कोई स्पेशलाइज्ड प्रैक्टिशनर भी वहाँ अवेलेबल नहीं था। ऐसे में उन्होंने कहा कि मुझे हॉस्पिटल नहीं जाना है, आप मुझे घर जाने दो, आप अपना जो इन्वेस्टिगेशन है वो चलाते रहना, जब आपका इन्वेस्टिगेशन पूरा हो जाए जो भी आपका फाइनल जजमेंट हो मैं उसको स्वीकार करूंगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इनको अभी कोविड-19 के चलते इनको एक प्राइवेट हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया। वहाँ पे इनको पता चला कि इनको कोविड-19 भी है। मेडिकल सिचुएशन जो है वो डे बाय डे डिटेरियोरेट होती रही। बार बार पिटीशन जो है वो जाती रही हाई कोर्ट में कि इनको रिलीज़ कर दिया जाए हॉस्पिटल से, इनको भेज दिया जाए इनके झारखंड। ये एक मल्टी स्पेशलिटी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में थे, केयर अच्छी मिल रही थी वहाँ पे, लेकिन ऑलरेडी 84 ईयर्स हो चुके थे, इतनी सारी बीमारियाँ थी और काफ़ी लंबे समय से जेल में थे, तो जो बॉडी है वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रही थी ट्रीटमेंट को, और फाइनली इनको एक कार्डियक अरेस्ट हमने फिलहाल ही 5 जुलाई को
देखा। तो वेंटिलेटर सपोर्ट पे थे, तो ऐसे केसेस में बहुत रेयर होता है कि कोई पर्सन बच पाए, और यही इनके साथ हुआ। अब यहाँ पे देखो बात क्या आती है, बात ये आती है कि जो ये डेथ हुई है, क्या इसको कस्टडियल डेथ माना जाएगा, क्या इसको कस्टडियल डेथ की डेफिनेशन में गिना जाएगा? इसके लिए हमें चलना होगा कुछ पुराने सुप्रीम कोर्ट के केसेस पे। देखो अभी अभी एक डिमांड भी आई है, कुछ लॉयर्स ने ये भी कहा है कि कस्टडियल डेथ की डेफिनेशन को ब्रॉड किया जाए। अगर हम चलें डीके बसु केस की तरफ, तो डीके बसु केस कुछ 10 कमांडमेंट्स कहता है कि किन किन डेथ को कस्टडियल डेथ गिना जाएगा। यहाँ पे बार बार जो जेल अथॉरिटीज के अगेंस्ट ये एक्यूजेशन आ रहा है, एनआईए के अगेंस्ट, गवर्नमेंट के अगेंस्ट एक्यूजेशन आ रहा है कि ये सोची समझी डेथ कराई गई है, ये कस्टडियल वायलेंस है, कस्टडियल डेथ है। उनको समय पे ट्रीटमेंट दे दिया जाता, अगर उनको समय पे स्ट्रॉ सिपर जैसी फैसिलिटीज़ दे दी जाती, उनकी बीमारी को ध्यान में रखते हुए, जो भी उनको डिजीज़ थी उसको ध्यान में रखते हुए उनको रिलीज़ कर दिया जाता, उनको उनके घर भेज दिया जाता, तो शायद स्थिति इतनी ख़राब नहीं होती, उनकी रिकवरी जो है वो हो जाती। तो ऐसे में एक बात आ जाती है कि क्या कस्टडियल डेथ की डेफिनेशन को ब्रॉड करना ज़रूरी नहीं है? अगर कोई पर्सन कोई जेल अंडर ट्रायल है, और अभी देखिए कोई भी चार्ज प्रूव नहीं हुआ था, कोई चार्जशीट फाइल नहीं हो पाई थी, एविडेंसेस अभी तक कोर्ट को एनआईए ने नहीं दिए थे, सबसे बड़ी बात को एनआईए ने एक भी दिन इनसे पूछताछ भी नहीं की थी, जिस दिन से अरेस्ट किया उस दिन से ये जेल में है। यूजुअली ऐसे नेशनल सिक्योरिटी के मैटर में एनआईए कुछ दिन के लिए पुलिस कस्टडी, एनआईए कस्टडी लेती है, यहाँ पे नहीं लिया गया था। तो यही सारी बातें हैं जो एक कंसर्न रेस कर रही हैं कि क्या ये एक सिर्फ एक पॉलिटिकल मैटर था, क्या ये कि कास्ट वायलेंस था जिसको नेशनल सिक्योरिटी का मैटर बना दिया गया कुछ पॉलिटिकल मोटिवेशन से। तो देखो ये सारी बातें कोर्ट बताएगा, हम बस कयास लगा सकते हैं। तो यहाँ पे कस्टडियल डेथ जो है इनकी, उसको लेके बार बार अब जो 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 ह्यूमन राइट्स लॉयर्स हैं वो कह रहे हैं कि कस्टडियल डेथ की डेफिनेशन को बड़ा किया जाए, थोड़ा वाइड एम्बिट उसको दिया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा उसमें केसेस को इन्वॉल्व किया जाए। जैसे कि अगर कोई पर्सन लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज़ या इलनेस से सफ़र कर रहा है, तो उसको हॉस्पिटलाइजेशन की इमीडिएट नेसेसिटी है, उसको कोई सपोर्ट की जेल के अंदर नेसेसिटी है, तो ऐसी चीज़ें जो हैं वो उनको दी जाएँ। हमारे प्रिजन सिस्टम में, हमारी एजेंसीज़ में और हमारी कोर्ट ने ऐसा कोई एक्शन बहुत इमीडिएट नहीं लिया। जैसे कि इनकी जो प्रॉब्लम है, डिजीज़ की प्रॉब्लम पिछले 3 महीने से चलती आ रही थी, एग्रावेट हो रही थी, लेकिन कोर्ट ने बार बार, एनआईए कोर्ट ने बार बार उसको रिजेक्ट किया बेल को, और इन्हें कोई भी मेडिकल रिलीफ नहीं दिया। तो ऐसे में हमें हमारी जुडिशरी को, सुप्रीम कोर्ट को एक डिसीजन लेना होगा, एक फर्दर आप कहेंगे कि कस्टडियल जो डेथ है उसकी डेफिनेशन को एक्सपैंड करना होगा। आर्टिकल 20 हमें कंप्लीट राइट देता है, आर्टिकल 21 किसी भी अंडर ट्रायल को भी एक फंडामेंटल राइट देता है, राइट टू लाइफ का। इवन इफ आर्टिकल 20 आप एक नेशनल सिक्योरिटी में के मैटर में आपको किसी ने ट्राई किया है, आप अंडर ट्रायल हैं, आप जेल में हैं, आप प्रिजन में हैं, फिर भी आपके कुछ राइट्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन ने दिए हुए हैं, वो हमेशा रहते हैं। तो इसी के चलते यहाँ पे बात आ रही है कि क्या कोर्ट को अपने पुराने डिसीजन को एक्सपैंड नहीं करना चाहिए। इसके लिए हम चलेंगे डीके बसु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। पहली बार कोर्ट ने कस्टडियल डेथ की बात यहाँ पे की थी, और 10 कमांडमेंट्स, 10 वेज दिए थे जिससे कस्टडियल डेथ को रोका जा सके। क्या क्या चीज़ें जुडिशियल अथॉरिटीज़ को, पुलिस अथॉरिटीज़ को करने की ज़रूरत है जिससे कस्टडियल डेथ जो है वो रोकी जा सके। तो यहाँ पे यही बात है कि ये जो डेथ है, इसे नेचुरल डेथ ना माना जाए, इसे कस्टडियल डेथ माना जाए, और ये तभी माना जाएगा जब तक सुप्रीम कोर्ट इस डेफिनेशन को एक्सपैंड नहीं करेगा। इसके बाद नीलावती बेहरा केस आया, वहाँ पे भी क्लियरली बोला गया था कि कस्टडियल वायलेंस जो है वो अगर कस्टडियल डेथ को रिजल्ट करता है तो फिर उसके लिए स्टेट जो है एक्शन ले जेल अथॉरिटीज़ के अगेंस्ट। तो यहाँ पे डीके बसु में कुछ 10 कमांडमेंट्स किए गए कि सबसे पहले सुटेबल आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए, कौन कौन से ऑफिशियल्स इन्वॉल्व थे, एक अरेस्ट मैनिफेस्टो बनना चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो भी इंजरीज हुई हैं उसकी रिकॉर्ड होना चाहिए, उसको रिकॉर्ड होना चाहिए, पोस्टमार्टम जो है वो इन कैमरा होना चाहिए। तो ये सारी बातें हैं, और यहाँ पे जो मैटर करती हैं, साथ ही साथ सारी डिटेल्स मेमो के साथ सबमिट होनी चाहिए, सबको इंटीमेट करना चाहिए। डेली डायरी उस पर्सन की बननी चाहिए कि उसकी मेडिकल हेल्थ कैसी है, कितना उसके शरीर पे चोटें आई हैं कस्टडियल डेथ को लेके, मेडिकल एग्जामिनेशन उसका हर 28 घंटे में होते रहना चाहिए बाय ट्रेंड डॉक्टर। तो ये सारी बातें देखो यहाँ पे वैलिड थी डीके बसु केस की। यहाँ पे तलोजा जेल की जो अथॉरिटीज़ हैं इसको फॉलो कर सकती थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट को, गाइडेंस को नहीं फॉलो किया गया। इसलिए अब कहा जा रहा है कि हमें, मतलब हम डिमांड कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट से, जो लॉयर्स हैं वो ये कह रहे हैं कि इस डेफिनेशन को हम बिल्कुल, हो सकता है कि वो इन्वॉल्व हो, वो एक टेररिस्ट हो। इनफैक्ट सबसे बड़ी एक और फैक्ट ये है कि देश में अभी तक सबसे ओल्डर
पर्सन हैं जिनको टेररिज्म के टैग में अरेस्ट किया गया, जिन पे टेररिस्ट का टैग लगा, ठीक है। तो अभी तक इतनी एज का कोई आदमी नहीं अरेस्ट किया गया था। तो यहाँ पे बात आ जाती है कि इवन इफ वो टेररिस्ट थे, लेकिन कुछ बेसिक राइट्स यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है आर्टिकल 2021 में, उसको जेल अथॉरिटीज को फॉलो करना नेसेसरी था। इसलिए डिमांड आ रही है कि डीके बसु में जो आपने 10 कमांडमेंट्स दी थी, उसमें आप मेडिकल इलनेस को भी इंक्लूड करो कि अगर कोई अंडर ट्रायल सीवियर लाइफ थ्रेटनिंग, मेडिकल इलनेस ये नहीं कि पेट दर्द है, टांग टूटी हुई है, वो सारी चीज़ें नहीं। मेडिकल इलनेस से यहाँ पे मतलब है कि अगर आप जो भी आप डिजीज़ की बात कर रहे हैं, वो लाइफ थ्रेटनिंग जानलेवा डिजीज़ अगर उस अंडर ट्रायल को हो गई है, तो उसके फिर यहाँ पे कुछ राइट्स अपने राइट टू हेल्थ के चलते बनते हैं। देखो, राइट टू हेल्थ भी एक फंडामेंटल राइट है। इवन इफ वो अंडर ट्रायल है, उसको बेसिक जो हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं या जो एक्सपर्टीज़ स्पेशलाइज्ड हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं वो मिलनी चाहिए, और साथ साथ उसका ट्रायल तो चलता ही रहे। ट्रायल देखिए जुडिशरी के हाथ में है, सर्विसेज देना स्टेट के हाथ में। तो ये सारी चीज़ों के बीच में एक बैलेंस बिठाना पड़ेगा। अच्छा, यहाँ पे एक सवाल और उठता है कि और भी तो कन्विक्ट साथ में को एक्यूज हैं इस केस में, अकेले ये नहीं तो बहुत सारे को एक्यूज हैं और उनकी भी हालत काफ़ी ख़राब है। अगर हम बात करें 82 साल के वरवरा राव की, जो कि एक फेमस तेलुगु पोएट थे, इनकी राइटिंग्स को बैन किया हुआ है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा नक्सल नहीं कहेंगे, ट्राइबल प्रो होके लिखते हैं, और जिसको कई बार नक्सली पढ़ के या ट्राइबल्स पढ़ के काफ़ी ज़्यादा वो नक्सलिज्म में इन्वॉल्व होने लग जाते हैं, ऐसा स्टेट का कहना है। तो ये भी टेम्परेरी बेल पे बाहर हैं, इनकी भी तबीयत बहुत ख़राब है। प्रोफेसर हनी बाबू जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक प्रोफेसर थे, उनके अगेंस्ट भी नक्सलिज्म से रिलेटेड कुछ यहाँ पे एविडेंसेस मिले थे, उनको भी इन्फेक्शन के चलते हॉस्पिटल में एडमिट किया हुआ है। लेकिन अभी कुछ और लोग जो जेल में एडमिट हैं, उनकी भी हालत, उनकी भी एज बहुत ज़्यादा है और समय समय के साथ उनकी हालत भी डेटरेट होती जा रही है। महेश रावत हैं, आनल तुम्बड़े हैं, काफ़ी फेमस राइटर हैं, ऑथर हैं, इन्होंने बहुत अच्छी किताब लिखी है रिपब्लिक ऑफ कास्ट। उसके अलावा सुरेंद्र गैडलिंग, सुधा भारद्वाज जैसे एक्टिविस्ट हैं। कहा जाता है सुधा भारद्वाज अमेरिका से अपनी बहुत अच्छी नौकरी छोड़ के ट्राइबल एक्टिविज्म के लिए भारत आई थी। तो ये सब लोग अभी, अरुण फेरेरा, गौतम नवलखा, वरुण गोल्सरवी, रोना विल्सन के लिए तो ये भी कहा गया कि इनका जो कंप्यूटर है वो हैक कर लिया गया और उसमें ज़बरदस्ती कुछ इस तरह के जो एविडेंसेस है प्लांट कर दिए गए जो इनके अगेंस्ट गए हैं, जिसमें दिखाया गया कि इनके माउस से लिंक है। अब ये सारी बातें देखो मीडिया बता रही है, कोर्ट फाइनली डिसाइडिंग अथॉरिटी है कि कौन किसने क्या किया और कौन कितना कल्प्रिट है। तो हमें यहाँ पे बस यही बात देखनी है कि जेल कन्विक्ट्स के भी कुछ राइट होते हैं और यहाँ पे कस्टोडियल डेथ की जो डेफिनेशन है उसको एक्सपैंड करने के लिए कोर्ट को सोचना चाहिए। तो इस तरह के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं, जो पॉलिटिक्स में आते हैं लेकिन हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ऐसे टॉपिक्स में लाता रहूँगा। यूपीएससी आईएएस प्री कम मेंस के स्मार्ट कोर्सेज हमारे अवेलेबल हैं फ्लैट 50% डिस्काउंट पे studiiq.com या हमारी ऐप से आप परचेज कर सकते हैं। मिलते हैं अगले ऐसे किसी सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।